रामपुर गांव में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था और गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। खेतों में रामू हल चला रहा था। उसका माथा पसीने से भीगा था और उसकी पुरानी धोती धूल में सनी थी। आसपास आम और नीम के पेड़ों की छांव थी, जो गांव को एक शांत और सुकून भरा माहौल दे रही थी। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब भी था। हाय राम, ये गर्मी तो जान ले रही है। काश आज बारिश हो जाए तो थोड़ा सुकून मिले। तभी एक और ठंडी हवा चली। रामू ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने हल रोककर आसमान की ओर देखा। बादल तो कहीं नहीं थे। फिर ये ठंडक कहाँ से आई? लगता है गर्मी ने दिमाग हिला दिया। तभी दूर से उसकी छोटी बहन राधा भागती हुई आई और चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। भैया, जल्दी करा। साहू जी कह रहे थे कि गांव में फिर से भूतनाथ दिखा है। अरे राधा, तू भी ना साहू जी की बातों में मत आ। हर हफ्ते कोई ना कोई कहानी बना देते हैं। नहीं भैया, इस बार सच में। बंशी काका कह रहे थे कि कल रात गंगा किनारे एक सफेद साया देखा। उनकी बकरी डर के मारे भाग गई और अब तक नहीं मिली। अच्छा, बंशी काका की बकरी तो वैसे भी भागती रहती है, लेकिन अगर साहू जी और काका दोनों कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। रामू ने हल को एक तरफ रखा और राधा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। रामपुर में भूतनाथ की कहानियां कई पीढ़ियों से चली आ रही थीं। कहते थे कि भूतनाथ एक योद्धा था जो 200 साल पहले गांव को लुटेरों से बचाते हुए मर गया था। उसकी आत्मा गंगा किनारे रहती थी और गांव की रक्षा करती थी। लेकिन भूतनाथ का दिखना हमेशा किसी संकट का संकेत माना जाता था। गांव के चौपाल पर साहू जी की दुकान थी, जहां लोग गपशप के लिए इकट्ठा होते थे। रामू और राधा वहां पहुंचे, जहां साहू जी अपनी कहानी को और मसालेदार बनाकर सुना रहे थे। अरे रामू, तूने सुना? भूतनाथ का साया गंगा किनारे देखा गया, लंबा, सफेद कपड़ों में और आंखों में आग। बंशी काका तो कह रहे थे कि गंगा का पानी भी गंदला हो गया है। हाँ, साहू जी, और डराओ मत। भैया, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। साहू जी, तुम तो हर बार कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। कोई सबूत है? सबूत? अरे गांव की फसलें पिछले हफ्ते से सूख रही हैं और गंगा का पानी पहले जैसा साफ नहीं। ये सब भूतनाथ के गुस्से की निशानी है। रामू को साहू जी की बातें अतिशयोक्ति लगी, लेकिन उसने सोचा कि कल्लू चाचा से बात करनी चाहिए। कल्लू चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग और भूत प्रेत की कहानियों के जानकार थे। शिवनगर शहर में आधुनिकता का बोलबाला था। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और रंग बिरंगी लाइटें शहर को रात में भी जगमगाए रखती थीं। उसी शहर से एक जीप रामपुर की धूल भरी सड़कों पर दौड़ रही थी। जीप में थी शालिनी, एक निडर पत्रकार जो अपनी मैगजीन के लिए रहस्यमयी कहानियों की तलाश में थी। उसके साथ था महेश, उसका सहायक, जो हर छोटी मोटी बात से डर जाता था। हाँ, ये गांव तो किसी पुरानी लोक कथा से निकला हुआ लगता है। मिट्टी के घर, गंगा का किनारा और ये शांति। चलो, अब कोई ऐसा मिल जाए जो इस भूतनाथ की कहानी बताए। मैडम, क्या सचमुच भूतों की कहानी ढूंढनी जरूरी है? मैंने सुना है गांव के भूत बड़े खतरनाक होते हैं। अरे महेश, डरने की क्या बात है? ये सब अंधविश्वास है। हमें बस एक अच्छी कहानी चाहिए। फिर वापस शहर। दोनों साहू जी की दुकान पर पहुंचे, जहां रामू, राधा और कुछ गांव वाले पहले से मौजूद थे। साहू जी अपनी कहानी को और रंगीन बना रहे थे। अरे शहर से आए हो तो सुनो, हमारे गांव का भूतनाथ कोई साधारण भूत नहीं, वो गांव का रक्षक है। 200 साल पहले उसने लुटेरों से गांव को बचाया था और अब फिर से उसका साया देखा गया है। साया? कैसा साया? कोई सबूत है? सबूत? बंशी काका की बकरी डर के मारे 2 दिन से दूध नहीं दे रही और गंगा का पानी गांधेला हो गया है। ये सब भूतनाथ के गुस्से की निशानी है। हाँ, साहू जी, और डराओ मत। भैया, मैंने कहा था ना,
आप शहर से हो, शायद आपको ये सब मजाक लगे, लेकिन हमारे गांव में भूतनाथ की बातें सच मानी जाती हैं। तभी कल्लू चाचा दुकान पर आए। शालिनी बेटी, ये कोई कहानी नहीं। भूतनाथ तब जागता है जब गांव पर संकट हो, और मुझे लगता है इस बार संकट शहर से आ रहा है। शहर से? कैसे? शहर वाले गंगा के किनारे की जमीन पर फैक्ट्री बना रहे हैं। वो जमीन पवित्र है, गंगा मैया की। भूतनाथ को ये पसंद नहीं। हाँ, और मेरी बकरी तो उस रात से गायब है जब मैंने वो साया देखा। सफेद कपड़े और आंखें, हाय राम। शालिनी को बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि इसमें एक अच्छी कहानी छिपी हो सकती है। उसने रामू और राधा से मदद मांगी और तय हुआ कि वो गंगा किनारे जाकर भूतनाथ की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी और महेश अगले दिन शिवनगर वापस लौटे। शालिनी को पता चला कि शहर में एक पुरानी फैक्ट्री है जो अब खंडहर हो चुकी है। वहां भूत की अफवाहें थीं। शालिनी ने सोचा कि गांव और शहर की कहानियों में कोई कनेक्शन हो सकता है। ये जगह तो सचमुच डरावनी है। टूटी फूटी मशीनें, अंधेरा और ये सन्नाटा। महेश, कैमरा चालू रखो, हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा यहां से। मैडम, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, जल्दी करो ना। फैक्ट्री के अंदर धूल भरी मशीनें और टूटी खिड़कियां थीं। तभी लाइटें टिमटिमाने लगीं। एक ठंडी हवा चली और एक छाया तेजी से उनके सामने से गुजरी। शालिनी ने हिम्मत दिखाई। कौन है वहां? सामने आओ। तभी एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वो एक जवान भूत था, लेकिन उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। शहर वाले, मेरे डोमेन में घुसने की हिम्मत? ये फैक्ट्री मेरी है। मैं शहरिया हूं, इस शहर का भूत। मैं यहाँ का टेक इंजीनियर था, जब तक उन लालची बिल्डरों ने मुझे हादसे में मरवा नहीं दिया। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैडम, भाग चले। तुम्हें गांव के भूतनाथ से क्या लेना देना? और ये जमीन का क्या मसला है? शालिनी को समझ आया कि शहरिया और भूतनाथ के बीच टकराव है। शहरिया ने बताया कि वो एक टेक कंपनी में काम करता था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। अब वो शहर की आत्मा बन गया है और बिल्डरों की मदद कर रहा है, जो गंगा किनारे की पवित्र जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन भूतनाथ का गुस्सा उसे रोक रहा था। तुम और भूतनाथ अगर लड़ते रहे तो गांव और शहर दोनों तबाह हो जाएंगे। क्या इस लड़ाई को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता? भूतनाथ को हटाना होगा। मैं उसे चुनौती देता हूँ। रामपुर में रामू, राधा, शालिनी और महेश ने कल्लू चाचा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो गंगा किनारे एक पूजा करेंगे जिसमें भूतनाथ को बुलाया जाएगा। गंगा की लहरें तेज होने लगी। एक धुंधली आकृति नदी से बाहर निकली। वो भूतनाथ था। उसकी आंखों में आग थी। उसका रौद्र रूप देखकर राधा डर से रामू से चिपक गई। हाँ, मेरे पास एक प्रोजेक्टर है जिससे लाइट शो बनाया जा सकता है। योजना बन गई। अगली रात गंगा किनारे शहरिया को लाने की तैयारी शुरू हुई। रात के 12 बजे गंगा किनारे सब इकट्ठा हुए। शालिनी ने प्रोजेक्टर सेट किया जिससे रंग बिरंगी लाइटें गंगा की सतह पर नाच रही थीं। गंगा का पानी चांदनी में चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर शहरिया को टेक्नोलॉजी पसंद है तो ये लाइट शो उसे जरूर यहाँ खींच लाएगा। भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर दोनों भूत गुस्सा हो गए तो? तभी प्रोजेक्टर की रोशनी में एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। शहरिया भूत की, और वो हवा में तैर रहा था। उसी समय गंगा से भूतनाथ भी बाहर आया। दोनों भूतों में टकराव शुरू हो गया। तभी गंगा की लहरों से एक शांत आवाज गूंजी। बस, तुम दोनों अपने क्षेत्रों के रक्षक हो। एक दूसरे से लड़ने से क्या हासिल होगा? गंगा मैया की बात सुनकर दोनों भूत रुक गए। गांव और शहर दोनों जगह सब कुछ सामान्य हो गया। शालिनी ने अपनी कहानी लिखी जिसमें उसने अंधविश्वास और आधुनिकता के बीच संतुलन की बात की।
सज्जन सिंह गांव का सबसे ताकतवर और पैसे वाला किसान था। उसके पास बहुत सारी खेती थी और वो गरीब किसानों से अपनी जमीन पे बहुत कम दामों में काम करवाता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और परिवार में उसकी माँ, छोटा भाई और भाई की पत्नी थी। अरे सज्जन बेटा, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, शादी कर ले। अरे तुझे भी अपना परिवार शुरू करना चाहिए। अब तो तेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई है। अरे माँ, अभी मुझे नहीं करनी है शादी, और वैसे भी मुझे कोई लड़की इतनी भाती ही नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। अगर कभी कोई ऐसी लड़की मिले तो कर लूंगा शादी। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे खेतों की निगरानी करने जाना है। अरे सुन तो बेटा। सज्जन बिना अपनी माँ की बात सुने चला जाता है। खेत पर जाकर सज्जन गरीब किसानों को डराने धमकाने लगता है। निकम्मो, जरा अच्छे से हाथ चलाओ। खाना नहीं खाया क्या? अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई ना तो तुम्हारे घर बार बेचकर तुमसे अपने पैसे वसूल करूंगा। मालिक, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। फसल तो पिछली बार भी बहुत अच्छी हुई थी, हमने खुद अपने हाथों से काटी थी, फिर कैसे फसल खराब हो गई? अच्छा, तो तेरा क्या मतलब है कि मैंने कुछ हेरा फेरी की है? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? अरे नहीं नहीं मालिक, हम ऐसा नहीं कह रहे। तू अभी के अभी मेरे खेत से निकल जा। मुझे तेरे जैसे लोगों को काम पर नहीं रखना है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं तो बहुत गरीब किसान हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? उससे मुझे क्या, तूने मुझसे जबान लड़ाई है। और फिर वापस अपने घर चला जाता है। असलियत में सज्जन सिंह के खेतों में फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसने किसानों से झूठ बोला कि फसल खराब हुई है और उन्हें कम पैसे दिए। पूछने पर उसने किसानों को खराब फसल दिखा दी और उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया। अरे बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया तू जल्दी आ गया। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। वो मेरी बचपन की सहेली थी ना विमला, उसने तेरे लिए एक लड़की बताई है और मैंने उसे पसंद कर लिया है। वो कल ही घर आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तू उससे मिले। ओफो माँ, घर आते शुरू हो गई तुम। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मुझसे बात मत करो। इतना कहकर सज्जन सिंह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन ही उसके घर पर शीलू आ गई। शीलू वही लड़की थी जिसे उसकी माँ ने पसंद किया था। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ शीलू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो आराम से आ गई। चलो सज्जन, शीलू आ गई है, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो। सज्जन की माँ उसे जबरदस्ती खींचकर शीलू के पास ले जाती है। सज्जन शीलू को देखता है, लेकिन उसे उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं आती है। जी नमस्ते, मैं शीलू हूँ। और उसकी माँ उसके लिए चाय लाने चली जाती है, लेकिन शीलू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे कि सब पे नजर रख रही हो। उसने धीरे से अपने बैग से एक पाउडर निकाला और उसे सामने रखी चाय में डाल दिया। सज्जन फोन चला रहा था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे एक काम करिए, आप ये मेरी चाय पी लीजिए। दरअसल मैं चाय नहीं पीती। सज्जन बिना ज्यादा सोचे समझे शीलू की चाय पी लेता है और शीलू इस बात से बहुत खुश हो जाती है। सज्जन सिंह, मेरी तरफ देखो। न जाने अचानक से क्या होता है कि सज्जन शीलू की तरफ देखने लगता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। शाबाश! अब जब तुम्हारी माँ आए और तुमसे पूछे कि तुम्हें मैं पसंद आई या नहीं, तो उनसे कहना कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हो, ठीक है? तभी वहां पर सज्जन की माँ और उसकी छोटी बहू भी आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है कि तुम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। तो बताओ सज्जन बेटा, तुम्हें शीलू कैसी लगी? मुझे वो बहुत पसंद आई है माँ, और मैं उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। सज्जन की बात सुनकर उसकी माँ के साथ साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कल तक तो तू किसी लड़की से मिलना भी नहीं चाहता था और आज तू सीधा शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन शीलू बेटा, तुम्हें अपने घर वालों को भी तो बुलाना होगा ना? सज्जन की माँ की बात सुनकर शीलू कुछ घबरा जाती। क्या
घर वाले? शायद आपको पता नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ, इसलिए शादी में कोई भी नहीं आएगा। शादी का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकलता है और अगले ही दिन से घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सज्जन पूरी तरह से शीलू के वश में था और वो वही कर रहा था जो शीलू कह रही थी। एक रात को शीलू सबके सोने के बाद चुपचाप घर से निकलती है और बिना किसी को बताए कहीं जाने लगती है। वो खेतों से पार होकर काफी दूर चली जाती है। वहां पर एक टूटा फूटा घर था। शीलू उसी के अंदर चली जाती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके सामने ही असली शीलू रस्सियों से बंधी हुई थी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे स्टेशन से ही अगवा कर लिया और यहाँ लाकर बंद कर दिया? अरे नहीं नहीं, तूने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तेरी ही वजह से तो मैं अपना मकसद पूरा करने में कामयाब होने वाली हूँ। मकसद? कैसा मकसद? मैं तुझे क्यों बताऊं? इतना कहकर चुड़ैल फिर से भेस बदल लेती है और वापस चली जाती है। 2 ही दिन में शीलू और सज्जन की शादी थी। एक दिन घर में सज्जन की माँ और शीलू के अलावा कोई भी नहीं था। तभी फोन की घंटी बजती है। सज्जन की माँ फोन उठाती है। जी, कौन बोल रहा है? क्या? आपकी बेटी? ये आप क्या कह रहे हैं? शीलू है तो यहीं पर, लेकिन उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। फिर आप ये क्या कह रहे हैं? सज्जन की माँ को अब शीलू पर शक हो गया था। वो चुपके से शीलू के कमरे में जाकर देखती है। शीलू, जो कि चुड़ैल थी, अपने असली भेस में खड़ी थी। उसे देखकर डर के मारे सज्जन की माँ चिल्ला पड़ी। चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। वहीं खड़े रहो सज्जन, आगे मत बढ़ना। सज्जन चुड़ैल की बात मान लेता है। हो, ये किसी की नहीं सुनेगा। ये मेरे वश में है और ये सिर्फ मेरी ही बात मानेगा। इतना कहकर चुड़ैल सज्जन की माँ को छोड़ देती है और उसे जमीन पर ही पटक देती है। क्या तुमने मेरे बेटे को वश में क्यों किया? कौन हो तुम? अभी बताती हूँ। सुनो सज्जन, खुद को थप्पड़ मारो। चुड़ैल के कहते ही सज्जन खुद को एक जोर का झापड़ मारता है। रुक जाइए भैया, ऐसा मत करिए। करने दो, ये इसी लायक है। इसकी वजह से मेरे बाबा ने अपनी जान दे दी। मेरे पिता सुनील इस सज्जन सिंह के खेत में किसानी करते थे। इसने जानबूझ के अच्छी फसल को खराब फसल में बदल दिया और किसानों पे इल्जाम लगाया कि उनकी फसल में खराबी थी। जब उन्होंने इससे सवाल किया तो इसने उन्हें खेत से बाहर निकाल दिया। वो पहले से ही इतने कर्जे में थे और इसकी हरकत की वजह से वो और परेशान हो गए। उन्होंने परेशान होकर खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से हम दोनों की जान चली गई। क्या? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। चुप कर। तो मैं क्या इतना सब झूठ बोलने के लिए कर रही हूँ? अरे मम्मी जी, इसकी पूरी बात तो सुनिए ना। मुझे काला जादू करना आता था। मरने के बाद मैं एक काला जादू करने वाली चुड़ैल में बदल गई और मैंने ये ठान लिया कि मैं इस आदमी से बदला लेकर रहूंगी। देखो, इन्हें मत मारो, इन्हें माफ कर दो। ये तुमसे अपनी गलती की माफी भी मांग लेंगे। क्या सच में? राधिका की बात सुनकर चुड़ैल को उस पर भरोसा होने लगा। ठीक है, मैं अभी इसे पहले जैसा कर देती हूँ, लेकिन अपनी बात का ध्यान रखना। इतना कह के चुड़ैल सज्जन को पहले जैसा कर देती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देखकर सज्जन बहुत डर जाता है। ये उसी किसान की बेटी है जिसे तूने खेतों से बाहर निकलवाया था। हाँ बेटा, और उस किसान ने अपनी और इसकी जान ले ली थी, इसीलिए ये तुझसे बदला लेने आई है। क्या? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुझे माफ करने को तैयार हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सभी लोग शीलू को ले आते हैं।
इसके बाद सज्जन अपने सभी गलत काम बंद कर देता है और ईमानदारी से जीवन जीने लगता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो बड़े मजे से वहां रह रही थी, लेकिन तभी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और सर्दियों के साथ साथ शादी बारात का भी। गांव में हर दिन ही कोई न कोई शादी होती थी और उसके ढोल नगाड़ों की आवाज से चुड़ैल बड़ा परेशान रहती थी। एक दिन चुड़ैल सोचती है, इतने दिन बीत गए और मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज की शादियों से। एक काम करती हूँ, आज कोई सुनसान इलाका ढूंढ कर रखती हूँ। रात में वहीं किसी पेड़ पर लटक कर सो जाऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल गांव में एक सुनसान इलाका ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। हर तरफ उसे कोई न कोई इंसान दिखे जा रहा था। अब आखिर मैं करूं क्या? मैं तो सचमुच इस ढोल नगाड़ों के शोर से बड़ा परेशान हो गई हूँ। देखते ही देखते शाम हो जाती है और चुड़ैल को कोई भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। चुड़ैल को वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, फिर से शुरू हो गए ये इंसान। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। चुड़ैल उस शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और धीमे धीमे गांव के लोग बारात लेकर चुड़ैल की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। ओफो, ये सब फिर से शुरू हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भला ये शादी बारात में इतना शोर करने की क्या जरूरत है। जब मैं जिंदा थी तब तो ये सब बिल्कुल नहीं होता था। तब तो हमारे यहाँ कितनी शांति से शादी होती थी। रुको, अभी बताती हूँ इन लोगों को। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और बारात के बीच में घुस जाती है। वो सीधा जाकर ढोल बजाने वाले के बगल में खड़ी हो जाती है। एक चुड़ैल को अपने पास खड़ा देखकर ढोल बजाने वाला रुक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बारात में चुड़ैल आ गई, बचाओ बचाओ। ढोल बजाने वाला भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ढोल वाले के जाते ही पूरी बारात में सन्नाटा छा जाता है और कोई भी नहीं समझ पाता कि अचानक से ये हुआ क्या। उधर चुड़ैल ढोल वाले को ले जाकर जंगल में पटक देती है। अब तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, तब तक मैं तेरे कुछ और साथियों को लेकर आती हूँ। और हाँ, पहले तुझे अच्छे से पेड़ से बांध तो दूं, वरना कहीं तू भाग गया और फिर से गांव में जाकर ढोल बजाने लगा तो। इतना कहकर चुड़ैल उस ढोल वाले को एक पेड़ से बांध देती है और वापस गांव की तरफ चल देती है। अब चुड़ैल शादी बारात से दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि उन्हीं को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को एक दूसरी शादी दिख जाती है, जहां पर कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे और खूब शोर मचा मचा कर नाच रहे थे। चुड़ैल फिर से बारात के बीच में घुस जाती है और ढोल बजाने वाले को पकड़कर ले जाने लगती है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ले जा रही हूँ। हाँ। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना यहीं के यहीं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। इसी तरह से एक एक करके चुड़ैल गांव के सभी ढोल वालों को पकड़कर जंगल में ले जाती है और उन्हें एक एक पेड़ से बांध देती है। ऐसा करने से गांव में सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि अब एक भी ढोल वाला गांव में मौजूद नहीं था। इस वजह से गांव के सभी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि सबकी शादियां रुकी हुई थी। एक दूल्हा मोंटी परेशान होकर अपने घर वालों से कहता है, अरे मम्मी पापा,
ये हमारा ढोल वाला अचानक से कहाँ गायब हो गया? अब हम बारात लेकर कैसे? बेटा, सिर्फ हमारा ढोल वाला ही नहीं, सारे गांव में जितनी भी शादियां हो रही थी, उन सब के ढोल वाले गायब हो गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि सबके पीछे किसी चुड़ैल का हाथ है। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर मोंटी हैरान रह जाता है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मोंटी बेटा, कि आखिर ये सब गांव में चल क्या रहा है। वो दूसरा ढोल वाला ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब तो पूरे गांव में एक भी ढोल वाला बचा ही नहीं था। चुड़ैल सबको पकड़ कर ले गई थी। जब बहुत रात बीत जाती है और फिर भी ढोल वाला नहीं मिलता, तब मोंटी परेशान होकर अपने एक दोस्त चिंटू को बुलाता है और उससे कहता है, अरे चिंटू, ये आखिर गांव में हो क्या रहा है? अचानक से सारे ढोल वाले कहाँ गायब हो गए? मोंटी, सुनने में आ रहा है कि सभी ढोल वालों को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन सबको जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है, ये कोई नहीं जानता। अरे मुझे तो लगता है ये सब उन ढोल वालों की चाल है। वो खुद ही जंगल में जाकर छिप गए होंगे। हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसे ऐंठने हो। तुम्हारी बात में दम तो है चिंटू। तो चलो हम दोनों ही चलकर जंगल में देख कर आते हैं। मोंटी चिंटू को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर मोंटी के मम्मी पापा घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मोंटी किसी की नहीं सुनता और जंगल की तरफ चल देता है। उधर चुड़ैल ने सभी ढोल बजाने वालों को पेड़ से बांध रखा था और अब वो मजे से एक पेड़ के ऊपर लेटकर आराम कर रही थी। वाह वाह, कितनी शांति है अब। आज तो लगता है कि मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे भरने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मोंटी और चिंटू आ जाते हैं और सब ढोल वालों को बंधा हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे भैया, मैं ही आपकी शादी में ढोल बजा रहा था। आप मुझे खोलकर अपने साथ ले चलिए, इससे पहले कि वो चुड़ैल जाग जाए। ये सुनकर मोंटी और चिंटू डर जाते हैं और उस ढोल वाले को खोलने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद बाकी सभी ढोल वाले भी चिल्लाने लगते हैं और उन्हें खोलने की विनती करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब शांत होते, शोर की वजह से चुड़ैल की नींद फिर से टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कितना बोलते हैं ये इंसान, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। रुको, अभी बताती हूँ इन्हें। चुड़ैल गुस्से में पेड़ से नीचे उतर आती है और सामने दूल्हे के कपड़ों में खड़े मोंटी को देखकर हैरान रह जाती है। तू कौन है और यहाँ कैसे आया? ये मेरा इलाका है। वो चुड़ैल जी, आज मेरी शादी है और आपने ढोल वाले को ही पकड़ लिया है। तो तुझे ढोल वाले से शादी करनी थी क्या? अरे नहीं नहीं, शादी तो लड़की से करूंगा, पर ढोल नगाड़ों के बिना बारात कैसे जा सकती है? तो ठीक है, तू बारात मत ले जा, लेकिन मेरे रहते अब ढोल तो नहीं बजेंगे। चुड़ैल की बात सुनकर चिंटू धीरे से मोंटी से कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल ले मोंटी, वरना हम दोनों की आज खैर नहीं। मोंटी शहर की एक बहुत बड़ी गैजेट कंपनी में काम करता था और उसे चुड़ैल की समस्या समझ आ रही थी। मोंटी सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। ये क्या? ये कहाँ चला गया? और ये क्या हल निकालेगा भला? थोड़ी देर बाद मोंटी हाथ में एक डब्बा लेकर वापस आता है। चुड़ैल जी, ये लीजिए, ये रहा आपकी परेशानी का हल। सभी लोग मोंटी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, मगर मोंटी डब्बा खोलकर चुड़ैल को देता है। डब्बे के अंदर ईयरफोन्स रखे हुए थे। चुड़ैल मोंटी के कहने पर ईयरफोन लगा लेती है। मोंटी बहुत खुश हो जाता है और वो सारे ढोल वाले लोगों को बचाकर ले जाता है। चुड़ैल भी अब आराम से बिना शोर के सो रही थी।
और इधर मोंटी की शादी में सारे ढोल नगाड़े वाले मिलकर ढोल बजाते हैं।